दोस्तों, पहली बार आप इस चीज़ को एहसास करेंगे कि निबंध लिखना कितना ज़्यादा आसान होता है। आज के इस शानदार वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। वो आज के शानदार वीडियो में बताने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक बात जो सिखाई जा रही है इसको अगर सीख लिया तो आप निबंध में सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करके आएंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपको ये लगने लगेगा। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि जीरो लेवल से, जिसको कुछ भी ना पता हो, बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चीज़ को निबंध लिखने की कोशिश कर रहा है तो उसको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि वो एक शानदार सा निबंध लिखने लग जाए। पूरा वीडियो समझ कर देखना है। अगर पसंद आए तो व्हाट्सएप पर मुझे बता भी देना। दोस्तों, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि निबंध लिखना आपको कठिन इस वजह से लगता है कि बाकी सब्जेक्टों की तुलना में, जैसे मान लो जीएस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स आपका हो गया, रीजनिंग सब्जेक्ट हो गया, इन सारे सब्जेक्टों के बारे में हम कहीं ना कहीं या तो सुनते रहे हैं या किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ते रहे। लेकिन चूंकि निबंध सारे एग्ज़ामों में नहीं पूछा जाता है, किसी किसी एग्ज़ाम में निबंध आता है, तो इस वजह से चूंकि निबंध कभी लिखा नहीं, हमें उसको कभी यूज़ नहीं किया, इस वजह से जो चीज़ कभी लिखनी ना पड़ी हो, जो चीज़ का कभी यूज़ ना किया हो, जिसको कभी हाल फिलहाल में देखा ना हो, तो इस वजह से ये कठिन लगता है। लेकिन जिस दिन आप इसके बारे में जान गए कि इसका पैटर्न क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, ये जिस दिन आप जान जाओगे, समझ जाओगे, आप निबंध अच्छे से लिखने लग जाओगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ से। निबंध लिखने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। देखो, बात निबंध लिखने की नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर मैं आज की डेट में बोल दूं आपसे कि आपको कोई कुछ भी लिखना है तो आप उसको नहीं लिख पाओगे। निबंध लिखना तो एक अलग विषय हो गया, उसमें तो निबंध लिखने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का नॉलेज भी चाहिए होता है। लेकिन बिना सब्जेक्ट के नॉलेज के भी अगर मैं आपसे कुछ कह दूं कि कुछ भी लिखो और आपको एक पेन और पेपर दे दूं, तो आप विश्वास मानिए 2-4 लाइन लिखने के बाद में आपको सोचना पड़ जाएगा कि मैं क्या लिखना चाहता हूं। तो निबंध लिखने से पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो ये करनी है कि लिखो, कुछ भी लिखना सीखो। जब तक आप कुछ भी लिखना नहीं सीखोगे, निबंध नहीं सीख पाओगे। एक्चुअल में सच्चाई आपको बता दें, चाहे कोई कितना भी बोले, निबंध कभी जीवन में कोई किसी को नहीं सिखा सकता लिखना। निबंध इंसान को खुद से सीखना पड़ता है। मैं केवल आपको एक डायरेक्शन बता सकता हूँ, या कहीं और से भी अगर आप सीखेंगे तो वो आपको एक डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये करना होता है, वो करना होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन एक्चुअल में निबंध लिखना आपको खुद से सीखना होता है। तो एक सबसे पहले एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ भी लिखने से मतलब है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने जिस समय एग्ज़ाम्स दिए थे, यूपीएससी क्रैक किया था, उस समय मैं जब निबंध लिखता था तो मैं अपना डेली का रूटीन लिखना स्टार्ट किया था कि सुबह उठने के बाद में मैंने क्या किया, कौन से सब्जेक्टों की प्लानिंग करी, कौन से सब्जेक्ट मैंने पढ़ने स्टार्ट किए, अपना डेली का रूटीन लिखना शुरू किया। या मान लो कोई एक फेस्टिवल आ रहा है, दीपावली आ रही है या होली त्यौहार आ रहा है, उस दौरान आपने क्या किया, कैसे किया, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। यानी कि कुछ भी आपके दिमाग में आए उसको लिखिए। जैसे कि आज सुबह उठकर आपने क्या किया, आपकी तैयारी के बारे में आप लिख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, वो लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपके मन में आए उसको बस लिखना शुरू करिए और कम से कम 2 से 3 पेज लगातार आप एक फ्लो बनाइए। होता क्या है, आपको एक चीज़ बता दें, आप
इस ट्रिक को अगर समझ गए तो आप विश्वास मानिए अचानक से आपके अंदर ऐसा बदलाव आएगा कि आप कहोगे सर अभी तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं लिखना आता था, अचानक से सर 2-3 दिनों में पता नहीं क्या चेंजेस आ गए हैं कि मैं लिखने लग गया हूँ खूब सारा। तो निबंध लिखने में क्या है कि होता क्या है कि जैसे आपने कभी देखा होगा, जो लोग हिंदी मीडियम स्कूल से हैं वो जब इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो होता क्या है कि कोई भी बात बोलने से पहले वो बात आपके दिमाग में पैदा होती है, आपके माइंड में। तो जब आप इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स करने जाते हैं तो होता क्या है कि आप इंग्लिश शुरुआत में कैसे बोलते हैं, आपके दिमाग में जो विचार हैं वो हिंदी में आते हैं और फिर उन विचारों को अपने मस्तिष्क में आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा हिंदी से इंग्लिश में आप उन विचारों को कन्वर्ट करते हो, ट्रांसलेट करते हो, तब जाकर आप इंग्लिश बोल पाते हो। ठीक है, जैसे आपको लिखना है कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो आपके मन में ये विचार हिंदी में आएगा, तब जाकर आप उसका ट्रांसलेशन करोगे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम, इस तरीके से। उसी प्रकार से जब आपसे कोई बोलेगा कि आप यूपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में लिखिए, तो आप कहोगे अरे मैं तो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, इस पर तो मैं पूरी एक किताब लिख सकता हूँ। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि वो विचार कि आप किस तरीके से तैयारी करने के आपके मन में सोचा, कैसे आपके मन में विचार आया, तो ये आपके दिमाग में तो है सारी चीज़ें, लेकिन आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो आपके पेन से निकल जाएं, ये संभावना थोड़ी सी कम होती है। इसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, कि आपके प्रैक्टिस किस लिए करना है कि आपके मन के जो विचार हैं वो आपके हाथों से आपकी लिखावट में आ जाए। तो आपके हाथों से आपकी लिखावट में आने के लिए आपको एक सिंक्रोनाइजेशन बनाना, सिंक होना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब है कि बोलने को तो आप किसी को अगर बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए, बताने को तो आप 4 से 5 घंटे तक आप यही बताते रहोगे कैसे अपने तैयारी शुरू करी, लेकिन लिखने को दे देंगे तो 2 लाइन तक ही सीमित रह जाओगे। उसका कारण यही है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं उसको व्यक्त करने की, हाथ से लिखने की फिजिकल प्रैक्टिस आपके अंदर नहीं है। क्योंकि लिखना जो है ये एक तरीके से फिज़िकल वे होता है, आप पेन चला रहे हैं और जो विचार आप फिजिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉपी में, वो एक्चुअल में एक मेंटल प्रोसेस है। तो ऐसे राइटिंग या कुछ भी लिखना एक तरीके से दिमाग और आपकी लिखावट दोनों का एक कॉम्बिनेशन सेट करता है। तो इस कॉम्बिनेशन सेट करने वाली चीज़ों को आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। इसको एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जब आपने शुरुआत में कार चलाना सीखा होगा तो शुरुआत में कार जब चलाना कोई सीखता है तो वो क्या करता है कि आगे से मान लो ये इस तरीके से, मान लो कोई एक कार जा रही है और उसके आगे एक साइकिल जा रही है। तो जब शुरुआत में कोई चलाना सीखता है तो वो क्या करता है, जैसे ही उसने साइकिल देखा तो वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मुझे आगे जाकर ब्रेक लगाना है, आगे जाकर ब्रेक लगाना है। ये शुरुआत की बात है। लेकिन जब तुम चलाते चलाते 1 साल तुमको हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि ये चीज़ दिमाग में ही नहीं आती है कि आगे साइकिल जा रही है, मुझे ब्रेक लगाना है। ये नेचुरली तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जैसे ही साइकिल तुम्हारे सामने आएगी तुम्हारा पैर खुद से ब्रेक पर चला जाएगा। और तुमसे अगर कोई पूछे कि तुमने क्या ब्रेक लगाया तो तुम बोलोगे नहीं तो ऐसा तो मुझे फील नहीं हुआ कि ब्रेक लगाया। एक्चुअली में तुम्हारा जो लेग है, ब्रेक लगाने के लिए जो पैर है, ये आपके दिमाग से ट्रेन हो चुका है, वो नेचुरली चला जाएगा। एकदम से अचानक से तुम्हारा पैर ब्रेक पर चला जाएगा। वही चीज़ की प्रैक्टिस हमें करनी है कि विचार तो हमारे मन में बहुत सारे हैं, चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत सारी हैं, लेकिन वो विचारों में व्यक्त होने लगे, इसके लिए आप कुछ भी लिखने की प्रैक्टिस करिए। विश्वास मानिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर पता नहीं ये सब चीज़ें करने से क्या होगा। विश्वास मानिए,
आप अपने सभी दोस्तों में से सबसे बेहतरीन निबंध लिखने के काबिल हो जाओगे, जिस तरीके का प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप निबंध लिख सकते हैं, जैसे मान लो पीसीएस के एग्ज़ाम में भी निबंध आता है, बीईओ में भी पूछ लिया जाता है, आरओ मेंस के एग्ज़ाम में भी आता है, या किसी भी एग्ज़ाम में अगर निबंध पूछा जा रहा है तो पहले देखो निबंध में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये मैं एक आरओ का सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ आपको। इसमें 3 खंड हैं। सबसे पहले 600 शब्द की सीमा है। इसमें एक टॉपिक है साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध समझाइए, निबंध लिखना है। शिक्षा और नैतिक मूल्य पर एक निबंध लिखना है। वर्तमान राजनीति का परिदृश्य एवं उसका भावी प्रभाव, इस पर एक निबंध लिखना है। तो इस तरीके के टॉपिक आपको दिया जाएगा। एक और देख सकते हैं, गरीबी रेखा की तलाश, सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास, इस पर निबंध लिखना है। एक और है तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की उसके लिए नीति। ये सब निबंध के टॉपिक हो गए। एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आपको टॉपिक दे रखा है, इस पर आपको निबंध लिखना है। अब प्रैक्टिस आपकी हो ही चुकी है, अब क्या करना है समझो मेरी बात को। अब करना क्या है वो समझो। अब यूपीएससी के एक टॉपर हैं जिनका नाम है अरुण कुमार। यूपीएससी में इन्होंने टॉप किया था। उनकी एक कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। मतलब ये एक समझने मात्र के लिए एक फॉर्मेट है। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो एक निबंध इस तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले मतलब केवल आपको सिर्फ देखना है। अभी सबसे पहले देखो यहाँ पर इन्होंने उस शीर्षक को लिखा जिस सब्जेक्ट पर इनको निबंध लिखने था। फिर इन्होंने क्या किया, इस पैराग्राफ के माध्यम से एक ये पैराग्राफ लिखा, और उस पैराग्राफ मतलब ये पूरा एक यूनिट आप समझिए, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। और इसी में इन्होंने एक बहुत शानदार चीज़ कर दी, मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दिया। एक छोटा सा कोटेशन इन्होंने लिख दिया यहाँ पर शुरुआत में ही, ये कोट, ये क्या लिख दिया, श्लोक लिख सकते हो, छोटा सा कोटेशन लिख सकते हो। ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इन्होंने जो आगे जो पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ को बोलते हैं, ये जो पूरा पैराग्राफ आप यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा पैराग्राफ जो है ये कही जाती है मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी के तहत ये समझा दिया। इसके बाद में आप लास्ट में देखोगे तो ये जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, ये जो है ये है कंक्लूज़न। ठीक है, ये है कंक्लूज़न, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, ये निष्कर्ष है। ठीक है, तो आपके मन में दिमाग में आया कि सर मैं समझ गया, निबंध लिखने का जो सही तरीका है वो ये है कि एक अच्छे निबंध के कुछ स्टेप्स होते हैं। यानी कि मान लो आपको ये पेपर है, इस पर आपको निबंध लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पैराग्राफ का पैराग्राफ लिखते गए, आपको इसका सही फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि ये निबंध किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो निबंध का जो फॉर्मेट एस्टीमेट है, ये जो हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद में ये तो ये जो सेक्शंस हमने बना रखे हैं, पहला वाला जो सेक्शन है ये है इंट्रोडक्शन हो गया। ये वाला जो हो गया, ये हो गया निबंध का मुख्य भाग। और तीसरे में लास्ट में ये हो गया आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष। तो ये पूरे निबंध का एक पूरा व्यू हो गया
यानी कि सर एक चीज़ समझ में आ गई कि आज की डेट से मुझे ये समझ में आ गया कि जब भी मैं निबंध लिखूंगा तो मेरे दिमाग में तीन चीज़ें चल रही होंगी। सबसे पहली चीज़ चल रही होगी कि यहाँ पर जो सर आपने ये ऊपर लिखा है कि बीचम बीच, सबसे पहले बीच में लिख दो शीर्षक। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, मान लो कोई टॉपिक ऐसा आ गया जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, तो भी आपका फॉर्मेट तो सही होना चाहिए। अगर फॉर्मेट ही सही नहीं है तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि सर आपको समझ में आ गया कि सर एटलीस्ट मेरा फॉर्मेट सही रहेगा और टूटा फूटा मुझे जो भी नॉलेज होगा उस नॉलेज के माध्यम से एक रफली आइडिया होना चाहिए। जैसे आपने मान लो लिखना शुरू किया तो आप लिख रहे हैं कि आज मेरे गांव, अब आप यहाँ पर आपका पेन रुक गया, आपका पेन रुक गया, आपको इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके दिमाग में इवेंट होना चाहिए, आपके दिमाग में ओवरऑल एक सब्जेक्ट चलना चाहिए कि आप अपने गांव के बारे में क्या लिखना चाह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मैं अपने गांव का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, तो आप सीधे बताओगे मेरा गांव उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में इस जगह पर स्थित है, वहां पर जाने के लिए ट्रेन से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं। तो आपके मन में क्या आया कि इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन समझ गए तो आप पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे पैराग्राफ को लिख पाओगे, इस वाले को। जब आपको पता होगा कि आपको मुख्य विषय के बारे में बात करना है तब आप यहाँ पर लिख पाओगे। यानी कि आपके दिमाग में होना भी तो चाहिए। लास्ट में कंक्लूज़न आपको लिखना है। इस तरीके का एक रफली फॉर्मेट आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको समझना है कि आपको कितना कितना लिखना है। ना तो ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती है ना तो कम लिखनी होती है, अदरवाइज आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। जैसे आपके निबंध का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपने उसका शीर्षक लिख दिया, फिर सबसे पहला वाला जो सेक्शन हमने आपको बताया था परिचय या इंट्रोडक्शन, ये पूरे निबंध का छोटा सा पार्ट होता है, लगभग 10 से 15% का पार्ट होता है ये। कुछ लोग क्या करते, परिचय को इतना बड़ा लिख दिया है, इसको आपने पहुंचा दिया 30%, तो वो गलत इंप्रेशन डालेगा, फिर वो देखने से ऐसा लगेगा बकवास है, मार्क्स नहीं मिलते हैं उसमें। फिर दूसरा है निबंध का जो मुख्य भाग, जिसको बोलते हैं मेन बॉडी, इसमें लिखते हैं हम लोग लगभग 70% चीज़, उस टॉपिक का जो 70% भाग है वो हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका निष्कर्ष यानी कि कॉन्क्लूज़न। तो कॉन्क्लूज़न जो है ये 10 से 15% है, हाँ 10 से 15% है। तो इसको भी बहुत बड़ा मत कर देना, पता चला बहुत बड़ा कंक्लूज़न आपने लिख दिया, वो सब नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको कर सकते हैं 10 से 15%, 70%, और इसको भी फिर से 10 से 15%। इस तरीके से करके, इस तरीके से इस फॉर्मेट का यूज़ करके आप पूरे निबंध को फॉर्मेटाइज, इसका प्रारूप तैयार कर सकते हैं। और एक बार आपका प्रारूप तैयार हो गया, आपको समझ में आ गया कि मुझे लिखना कितना है। अभी आप खुद से देखो, अभी जब आप इस क्लास को शुरू किया था तब आपको 0% नॉलेज था, आपको पता ही नहीं था कि एक्चुअल में ऐसे में क्या पूछा जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अब मैं आपको धीरे धीरे, देखो चीज़ें तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन जब आप इस चीज़ों को समझोगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, बॉडी में क्या लिखा जाता है, कंक्लूज़न में क्या लिखना होता है, तो आपको ना आते हुए भी आप अच्छा करके आते हो, दूसरों से अच्छा करके आओगे। दोस्तों अब मैं यूपीएससी टॉपर की एक और कॉपी आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने निबंध लिखा है। तो इसको सही से ऑब्जर्व करना। ये पूरा ऐसे है, मतलब ऐसे है। सबसे पहले तो क्या किया, जो ऐसे का शीर्षक है इसको सबसे ऊपर लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, काले पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। काले पेन से जब इसने लिख दिया आपको, तो ये देखो दूर से, मान लो आप एग्जामिनर हो और आपको इस निबंध पर मार्किंग करनी हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि देखो ये ऊपर शीर्षक लिखा है। अब अगर इसको ब्लू पेन से लिख दोगे तो ये उसी में मिक्स हो जाएगा, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये अलग से शीर्षक लिखा है।
अभी केवल आप चीज़ों को देखो। अब इसमें देखो शीर्षक लिखने के बाद में एक कोटेशन लिखा है, ठीक है, एक कोटेशन या कुछ भी एक चीज़ लिख दी गई यहाँ पर। सर ये क्या होता है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छा इंप्रेशन माना जाता है कि अगर आप किसी महान व्यक्ति के विचार लिख दें, जैसे मान लो इस जगह पर आप या तो कोई कोट लिख दो, या तो कोई कोटेशन आपको याद हो, या तो कोई कोटेशन आपको याद हो, या फिर किसी महान व्यक्ति के विचार, किसी महान व्यक्ति के विचार अगर आपको मालूम है तो वो सबसे ऊपर लिख दो, क्योंकि पहला इंप्रेशन आपको सबसे बेहतरीन बनाना है। आपने पहली बॉल पर ही 6 मार दिया, अब आपको जो मार्क्स देगा वो इम्प्रेस हो जाएगा दूसरों की तुलना में। जैसे मान लो नेल्सन मंडेला ने कुछ कहा हो, या फिर महात्मा गांधी ने कुछ कहा हो, या फिर किसी साइंटिस्ट ने, या कुछ भी, मतलब जिस विषय में निबंध पूछा गया है उसी से रिलेटेड एक कोटेशन हो गया, महान व्यक्ति के विचार हो गए। जब आप इसको सामने लिख देते हो तो ऐसा लगता है कि यार देखते ही आपने पहली बॉल पर ही 6 मार दिया, मन कर रहा है कि इसको मार्क्स दे दिया जाए, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर देखो लिख दिया अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना 1789। शुरुआत बढ़िया हो गई। ये जो कोटेशन है ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, आप भूमिका सेट कर रहे हो कि सर जो निबंध है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब आपने जो शुरू किया, मतलब ये पूरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इंट्रोडक्शन पूरे ऐसे का 10 से 15% पार्ट होगा, इससे ज़्यादा मत करना। अब आपने लिखना शुरू कर दिया, और जो इंट्रोडक्शन होता है ये बेहतरीन आपको लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद में ये सब अभी इंट्रो ही चल रहा है, फिर ये हो गई मेन बॉडी। मेन बॉडी, अब आप उस टॉपिक को समझा रहे हो कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हो कि सर इसमें ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, इसमें ऐसा भी हो सकता है वैसा भी, और फिर लास्ट में आप उसको कंक्लूड करोगे कि नहीं सर एक बैलेंस बनाकर हम चलेंगे, इसकी अच्छाइयाँ भी देख ली, इसकी बुराई भी देख ली, और तब जाकर लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर देते हो, ठीक है। बीच बीच में देखो आप देख सकते हो ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल हुआ है, आपको ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके इसको जो है बीच बीच में कुछ विशेष बातें जो है लिख दी जाती हैं, तो वो इम्प्रेशन अच्छा डालते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि सर अगर हमें अच्छा निबंध लिखना है तो हमें शुरुआत बहुत अच्छी करनी होगी। एक बार अगर सामने वाले का माइंडसेट ये बन गया कि यार शुरुआत अच्छी करी है तो वो आपको अच्छे नंबर देगा, मानकर चलो बिल्कुल फिक्स है। और अगर शुरुआत ही आपकी ख़राब हो गई तो समझो बीच में ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको कौन इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ता होगा, कोई नहीं पढ़ता है, सरसरी नज़र से इसको पढ़ लिया जाता है। लेकिन समझो देखो सब एक जैसा लिख रहा है, अब इस पूरे पैराग्राफ में अगर देखोगे तो बस ये चीज़ देखो अलग से दिख रही है। तो अलग से जो चीज़ लिखी होती है उसको एग्जामिनर पढ़ता है, और अगर उससे वो इम्प्रेस हो गया तो वो अच्छे मार्क्स आपको देने के लिए जो है बाध्य हो जाता है। तो अब आपको एक रफली ओवरऑल आइडिया मिल चुका है। अब हम डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले अब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमको क्या लिखना चाहिए। तो शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। हिंदी निबंध लिखने का एक अच्छा और प्रभावशाली फॉर्मेट क्या होना चाहिए। निबंध ARO हो या किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए आप किस तरीके से लिख सकते हो वो क्या कैसे होना चाहिए। आपने एग्ज़ाम में गए, आपसे कोई निबंध पूछा गया तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ट्रिक नंबर 1 शीर्षक लिखोगे उसका, ठीक है, शीर्षक लिखोगे। ये जो शीर्षक आप लिखोगे वो इस तरीके से, जैसे मान लो आपसे टॉपिक पूछा गया है जल ही जीवन है, इस पर आपको निबंध लिखना है, तो निबंध शुरू करने से पहले ऊपर लिखो जल ही जीवन है, या मानव भारत विविधता में एकता, ये टॉपिक इस तरीके से है तो बीच में लिखा। अब ये टॉपिक अलग से दिखे तो इसको या तो लिख सकते हो तो ब्लैक पेन से लिखो, या फिर इसको थोड़ा सा डार्क बोल्ड अक्षरों में डार्क
या कुछ लोग इसी चीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, तो इसको अंडरलाइन करके लिखा जा सकता है। तो ये सब काम करने से, जैसे इसको ब्लैक पेन से लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, या इसको आपने ज़्यादा डार्क लिख दिया, तो इससे क्या होगा, ये चीज़ अलग से दिखने लगेगी, अलग से दिखने लगेगा। और जब ये चीज़ अलग से आपको दिख रही है, जब ये चीज़ आपको बिल्कुल अलग से दिख रही है, तो सीधी सी बात है कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जैसे एक टॉपर की कॉपी अगर हम देखें तो उन्होंने देखो ये अलग से लिख दिया, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके इस तरीके से, देखो अलग से बीच में लिखना है, सेंटर में लिखना है, ऐसा नहीं कि साइड में, इस तरफ मत लिख देना, इसको बीचम बीच, इसको अंडरलाइन भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये अलग से इंप्रेशन बनाता है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी, शीर्षक लिखने के बाद में आप क्या करोगे, उसका भूमिका, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन लिखोगे। तो ट्रिक नंबर 2 या स्टेज 2, भूमिका, प्रस्तावना, इसका आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, यह निबंध का सबसे पहला वाला पैराग्राफ होता है। आपको भी कॉपी दिखाई थी कि सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है वो यही चीज़ होती है। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट, विषय की पृष्ठभूमि बता सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, प्रासंगिकता बता सकते हैं। ठीक है, शुरुआती प्रभावशाली शुरुआत आपकी जो है शानदार होनी चाहिए, और अच्छी शुरुआत के लिए आप कोई कहावत लिख सकते हैं, कोई डेटा, आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई घटना बता सकते हैं, या कोई उदाहरण दे सकते हैं। आपकी जो भाषा है वो सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ, अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना है कि इंट्रोडक्शन में दुनिया भर की बकवास आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि वो सबसे पहले लिखते हो। एग्जामिनर इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ने की कोशिश करता है, वहीं से वो समझ जाता है कि आपके दिमाग का स्तर क्या है। तो आकर्षक होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जैसे नहीं सस्पेंस थ्रिलर मूवी होती है, सस्पेंस वाली मूवी आपने देखी होगी, जिसमें अगर आप मूवी देखो तो आपको लगे कि सर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। तो आकर्षक शुरुआत होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि अच्छे से आपको बनाना चाहिए, आगे क्या क्या हो सकता है उसका रोड मैप इसमें होना चाहिए, और लिमिटेड शब्दों में इसको लिख सकते हो। एक यूपीएससी टॉपर की कॉपी अगर देखें तो ये इंट्रोडक्शन में हमने आपको जैसे कि बताया था, इंट्रोडक्शन जैसे आप ये पूरा पैराग्राफ देखोगे, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा है ये आता है इंट्रो में। अब इन्होंने कितनी शानदार तैयारी करी है, इंट्रोडक्शन की शुरुआत हो सके तो सबसे ऊपर ब्लैक पेन से, देखो ये ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, अलग से दिख रहा है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कोटेशन लिख दिया। ये तो मैंने आपसे बताया इंट्रोडक्शन में हमेशा कोशिश करो कोई कोटेशन आपको याद आ जाए, किसी महान व्यक्ति के कोई विचार आपको याद आ जाए, कोई डेटा आपको याद हो, कोई घटना आपको याद हो जो 2-3-4 लाइनों में लिखी जा सकती हो, उसको आप लिख दीजिए। अब जैसे ही टीचर पढ़ेगा, इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, हिमगिरी को उतंगुत शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभाव। वाह, बढ़िया, हिंदी साहित्य में बढ़िया चीज़ लिखी है। यहीं से एग्जामिनर खुश हो जाता है कि इंट्रोडक्शन की शुरुआत आपने इतने बढ़िया कविता से करी, या बढ़िया श्लोक से करी, या बढ़िया कोटेशन से करी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं शुरुआत। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, सबसे पहले क्या हो गया, ऊपर विषय लिख दिया। विषय लिखने के बाद में ये पूरा पार्ट इंट्रोडक्शन का है, ये पूरा पार्ट इंट्रोडक्शन, ये पूरे निबंध का 10 से 15% पार्ट होता है।
पूरे निबंध का 10 से 15% ये पार्ट होता है। और और इन्होंने भी एक कोटेशन से शुरुआत करी। विद्या, ये देखो इस तरीके से ये तो मैंने मान लो कॉपी चेक करना शुरू किया तो इन्होंने इतना बढ़िया कोटेशन लिख दिया। क्या लिखा है? विद्या ददाति विनय, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्मोन्नति, धनाद धर्म तना सुखम। ठीक है, कोटेशन से पहला सुख निरोगी काया, कोटेशन से शुरुआत कर दो, बस वहीं से आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी कभी इस तरीके से आपको एग्ज़ाम्पल भी बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है, हाँ, इंट्रोडक्शन में जैसे इन्होंने एक कोटेशन दिया है उसी तरीके से आप छोटा सा एक चित्रण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लो एक विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बून और बेन फॉर द ह्यूमैनिटी, इस विषय पर मान लो आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, पूरा निबंध लिखने के लिए हमेशा आपको जैसे ही निबंध आया आपने इस निबंध को देखा, आपने मन में कुछ विचार बनाया और आपने तुरंत मन में सोचा कि यार एग्जामिनर सबसे पहले तो शुरुआत की लाइनें ज़्यादा फोकस करता है, वो सबसे पहले ये देखेगा कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, ये आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपने क्या किया, एक कहानी सी बताई या आपने एक चित्रण रिप्रेजेंट किया। जैसे आपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करी, कल्पना कीजिए आपका डॉक्टर एक एल्गोरिथम है, गाड़ी चलाने वाला एक कोड है और आपका सबसे अच्छा दोस्त एक मशीन है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बता रहा है व्यक्ति। सीधी सी बात है, आजकल डॉक्टर कौन होता है, बड़ी बड़ी मशीनों में जो एल्गोरिथम चला रही वो। आपकी कार आजकल कौन चलाता है, कोड। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, मशीनें आजकल। यह किसी विज्ञान कथा की कहानी नहीं है बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कभी कभी केवल शोध पत्रों तक सीमित थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था, निर्णय और भावनाओं को प्रभावित कर रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह प्रगति का साधन है या एक छिपा हुआ खतरा। तो देखो इन्होंने ये कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन की शुरुआत करी है, क्योंकि ये अचानक से एग्जामिनर का इंटरेस्ट खींच रही है अपनी तरफ। उसने लिख दिया कि आजकल जो कार चल रही है वो कोड से चल रही है, आश्चर्य की बात लग रही है। आपका सबसे अच्छा दोस्त मशीन है। और फिर जब इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि ख़त्म जहाँ से किया, ये क्वेश्चन मार्क लगाकर, जब कोई चीज़ क्वेश्चन मार्क लगाकर ख़त्म करी जाती, जैसे कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, जब एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना तो समझो लोग उसका 3-3 साल तक वेट करते रहेगी अगला पार्ट कब आएगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया, क्या ये प्रगति का साधन है या छिपा हुआ खतरा। तो एग्जामिनर का एक इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाएगा कि यार आगे देखें कि है क्या। तो आप इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। अब ये लाइनें अच्छी क्यों मानी जाएंगी, क्योंकि शुरुआत में ही चित्र खींचने वाला वाक्य है, विषय से भी जुड़ा हुआ है और बहस का संकेत दे रहा है। मतलब आखिरी की जो लाइन लिख दी, इससे क्या लग रहा है, इस चीज़ पर बहस हो सकती है कि ये एआई अच्छा है या बुरा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। और इस अच्छी शुरुआत के लिए मान लो ये 10 नंबर अगर दिए जाएं तो 10 में से 8 या 9 नंबर आपको इस अच्छी शुरुआत के लिए दी जा सकती है। दूसरा एक और हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। मान लो कोई एक ऐसा विषय आपसे एग्ज़ाम में पूछ ही दिया जाए जिसमें आप कोटेशन लिख ही नहीं सकते हो, तो ज़बरदस्ती का कोटेशन थोड़ी ना डालोगे। उदाहरण है, इसमें हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, परिभाषा या पृष्ठभूमि समझा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, विषय है भारत के संघीय ढांचे में जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट इन फेडरल इंडिया। तो यहाँ पर तो कोई कोटेशन आएगा नहीं। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कोटेशन से शुरुआत करना,
अब आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है, तो इसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए क्या कर सकते हो, ये टाइप है परिभाषा या पृष्ठभूमि, यानी कि उस टॉपिक जिस पर आप कोटेशन नहीं लिख सकते उसकी या तो परिभाषा डेफिनीशन बता दो, ठीक है, या उसकी पृष्ठभूमि बताने लग जाओ। डेफिनीशन यहाँ पर देखो क्या है, फेडरल इंडिया, तो सीधी सी बात है फेडरलिज्म होता क्या है उसकी डेफिनीशन यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इसने शुरुआत करी है, पानी और पृष्ठभूमि बनाई है, केवल एक संसाधन नहीं है, जीवन का आधार है। भारत जैसे संघीय देश में नदियाँ राज्यों की सीमाएं पार करती हैं, जिससे यह प्राकृतिक संपदा राजनीतिक विवाद का कारण बन जाती है। तो इस तरीके से इसको भी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ देखते हैं। अब इसमें क्या है, तीसरे टाइप का हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उद्धरण आधारित एक विषय है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। इस विषय पर एक मान लो निबंध लिखना है, कोटेशन लिख नहीं सकते, डेफिनीशन हम ऊपर बता ही चुके हैं। अब इस वाले टॉपिक पर क्या लिखा जा सकता है, तो इसमें एक कहावत लिख दी, उद्धरण बोलते हैं इसको। जैसे नेल्सन मंडेला ने एक समय कहा था शिक्षा के बारे में, वो लिख दिया यहाँ पर, ना कोटेशन लिखा ना डेफिनीशन लिखी, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन की डेफिनीशन थोड़ी ना लिख दोगे, कोटेशन थोड़ी ना लिख दोगे। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। इस टाइप से 2-3-4 लाइनों का एक बढ़िया सा नेल्सन मंडेला का लिख दिया। अब ये शुरुआत अच्छी, इंट्रोडक्शन अच्छा क्यों माना जाएगा, क्योंकि एक फेमस पर्सन का उद्धरण क्रेडिबिलिटी देता है। अगर किसी महान व्यक्ति के विचार आप लिखते हो तो ये उस चीज़ की क्रेडिबिलिटी बढ़ा देता है, विश्वास बढ़ा देता है, तो अच्छे नंबर खींच लेगा। विषय से सीधे जुड़ा हुआ है, समस्या और दिशा दोनों का संकेत दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा टाइप क्या हो सकता है। चौथा टाइप हो सकता है आपका सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिकल शुरुआत, यानी कि आप किसी चीज़ का डेटा रिप्रेजेंट कर दो। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, निबंध लिखना है, जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो आप क्या कर सकते हो, सीधे डेटा पेश करो। जैसे आपने डेटा क्या पेश कर दिया कि यूनाइटेड नेशन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 150 वर्षों में धरती का जो औसत तापमान है 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। जब आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान की रिपोर्ट को डेटा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं इंट्रोडक्शन में, तो भैया वो वास्तविक आंकड़े जो है ना, एग्जामिनर को शॉक्ड कर देते हैं, चौंका देते हैं कि यार क्या गजब स्टूडेंट है, इसको तो मैं 10 में से 10 मार्क्स दे सकता हूँ। उस टाइप का इम्प्रेशन पड़ जाता है, ठीक है। तो यानी कि आप क्या क्या कर सकते हो, कोटेशन हमने बता दिया, कोटेशन लिखकर बता सकते हो। स्टैटिक्स मतलब डेटा रिप्रेजेंट करके शुरुआत कर सकते हो। किसी महान व्यक्ति के विचारों को प्रस्तुत करके कर सकते हो, या कोई एक स्टोरी या चित्रण टाइप का कर सकते हो। सारे हम ऊपर आपको बता चुके हैं। एक और आपको बताते हैं शुरुआत, इंट्रोडक्शन की शुरुआत एक और तरीके से कैसे हो सकती है, ऐतिहासिक संदर्भ में शुरुआत, ठीक है। ये कैसे होगा, मान लो एक टॉपिक पूछा गया है, लोकतंत्र का सार केवल शासन व्यवस्था या जीवन शैली। अब ये विषय पूछा गया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने तो आपको सारी चीज़ें बता दी ना कि आप इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ऐसा लिख दो वैसा लिख दो। तो इसने क्या किया, एक पुरानी रेफरेंस दे दी, इतिहास में इस विषय से संबंधित क्या हुआ है वो बताने लग गया। इसने बताया 2500 वर्ष पहले एथेंस के नगर राज्य में
नागरिक सभा के रूप में लोकतंत्र की पहली कलियां फूटी। लोकतंत्र के बारे में इसने क्या किया, यहाँ पर लोकतंत्र का डेफिनीशन भी आप दे सकते थे। ठीक है, कोटेशन तो कुछ ऐसा होता नहीं, कोटेशन किसी को याद हो वो दे सकता है, या किसी महान व्यक्ति का लोकतंत्र को लेकर क्या विचार है वो भी दिया जा सकता था। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको केवल एक ही चीज़ है, इन सब में कुछ भी कर सकते हो जो आपको मौके पर ध्यान आ जाए। तो इसमें एक ऐतिहासिक संदर्भ में एक घटना अगर आपको याद आती है तो उससे आप शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ से एग्जामिनर को लगेगा यार कितनी ज़्यादा नॉलेज है विषय के बारे में बच्चे को, बढ़िया नंबर यहाँ से आप वो दे सकता है। इसी प्रकार से एक होता है विरोधाभास शैली। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। अब एक ये एग्जाम्पल दे रखा है और अब आगे हम क्या पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि आप निबंध लिख रहे हो, सबसे पहले शीर्षक लिखा, शीर्षक के बाद में इंट्रोडक्शन पर बहुत देर हमने सारी चीज़ें बता दी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग बड़े हिस्से की तरफ चलते हैं। ये जो बड़ा हिस्सा है इसको हम कहते हैं लगभग हमारे निबंध का 70% वाला जो पोर्शन है वो यही है, और इसको कहते हैं ट्रिक 3 या फिर स्टेप नंबर 3, मुख्य भाग। जो आपके निबंध का जो मेन बॉडी है उसमें क्या क्या होना चाहिए, और आखिरी में फिर से इसका वो निष्कर्ष हो जाएगा। ये भी 10% रहेगा पूरे निबंध का। तो ये जो मुख्य भाग होता है इसमें आप उस विषय जिस पर आप निबंध लिख रहे थे, इंट्रोडक्शन में तो आपने केवल भूमिका बनाई कि भाई इसकी अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। अब आप विस्तार से इसको बता सकते हो। पॉजिटिव उस विषय के सकारात्मक पहलू बता सकते हो, उस विषय से नकारात्मक पहलुओं पर डिस्कशन कर सकते हो, उस विषय के आंकड़े और उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, और आखिरी में आप उसके सुझाव भी दे सकते हो। तो ये सब कुछ आ जाएगा उस निबंध की मेन बॉडी में। और मेन बॉडी के बाद में आपको पता है कि सबसे लास्ट में क्या होता है, आपने किसी भी विषय पर चर्चा कर लिया कि हाँ भाई इसमें अच्छाई भी हो सकती है, इसमें बुराई भी हो सकती है, तो उसको इस तरीके से थोड़ी ना छोड़ दोगे कि भाई कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला, या तो अच्छा बोलो या तो बुरा बोलो। करना क्या है वो चीज़ आप बताओगे, कंक्लूजन, उपसंहार। उपसंहार इसमें क्या करोगे, संक्षिप्त में शॉर्ट में बताओगे कि कैसे करना है। सारांश, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, कभी भी नेगेटिविटी पर निबंध को फिनिश नहीं करना है, अच्छा प्रेरणादायक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना पूरा निबंध लिख सकते हैं। पूरा मैंने स्टेप्स आपको समझा दिए हैं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको किस तरीके से करना है। शीर्षक हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, मुख्य पार्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया। बस इतना अगर आपने करना सीख लिया तो समझो कि आप अच्छा निबंध लिख सकते हो। आप कुछ कॉमन चीज़ें बता देते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। आपकी जो भाषा है बिल्कुल सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। शब्द सीमा, जितने भी 600 शब्द दे रखे हैं, 1000 शब्द दे रखे हैं, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, पैराग्राफ जो लिखोगे, पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, साफ दूर से दिखना चाहिए। 5 से 6 लाइन का आपका पैराग्राफ होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। ठीक है, संयोजक शब्द आपको यूज़ करने, जैसे अतः, किंतु, तथापि, इसके अतिरिक्त, परिणाम स्वरूप, इन शब्दों का इस्तेमाल आप करके उसको संयोजक कर सकते हैं। पुनरावृत्ति से बचें, किसी एक ही बात को बार बार ना लिखो। एक विचार अगर प्रस्तुत कर दिया है, कोशिश करो दोबारा से उस चीज़ को मत लिखो। लेखन शैली आपकी तर्कपूर्ण होनी चाहिए, भावात्मक संतुलन उसमें होना चाहिए। प्रस्तुति आपकी साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, सच बताना मतलब झूठ वाली बात नहीं है, विश्वास करता हूँ मैं आप पर,
आपको मैंने पूरी जितनी मैक्सिमम कोशिश कर सकता था मैंने कोशिश करके आपको लिखना सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार मुझे आप व्हाट्सएप पर मेरे लिख कर ज़रूर भेजना कि सर बहुत शानदार आपने बताया, मज़ा आ गया। ये बातें मालूम होने से क्या है कि आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लिख कर बताना, फिर हम आपको आगे चलकर निबंध की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। थैंक यू सो मच गाइस।